तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी क्लास 10th की मैथ में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चे बनता है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है। ऐसे में इस चैप्टर को हमें डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो एक बार फटाफट से बता देना, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? और अगर आप मुझे सुन पा रहे, अगर आप मुझे देख पा रहे तो अपनी कमेंट करके एक बता देना, यस सर आवाज आ रही है और हम आपको सुन पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से बताते हैं। क्लास 10th की अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे बच्चों क्लास होती है और रोज शाम को 7 बजे इस चैनल पर आप सभी को लाइव आना है। हम किसी भी हाल में होंगे पर आपके सामने खड़े होंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या डिटेल में कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद डिटेल में कवर कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो ये दोनों चैप्टर थे ये थोड़ा सा छोटे चैप्टर्स थे। अब जो हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एक एक छोटी छोटी चीज आपको हमारे साथ में कवर करनी है। और क्या हमारे प्यारे बच्चे आज के इस सेशन को हमारे साथ में कवर करने के लिए तैयार हैं? एक बार फटाफट से अपनी हाजिरी लगा करके बता देना। चलिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब हम आपको सबसे पहले यह भी बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको डेली लाइव मिलेगा, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा और हमेशा मिलता ही आया हुआ है और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा रहे हैं, हम मुझे पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पे 6 साल हो रहा है। तो बच्चों डेली लाइव क्लास के बारे में अगर बात करें तो हमारी डेली लाइव क्लास होती है शाम को 7 बजे। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है शाम को 7 बजे। अगर किसी दिन किसी कारणवश समय में परिवर्तन करना पड़ा तो हम लोग कर भी लेते हैं। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आ गए होंगे। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को तोड़ते हैं। यहां पे हमारे पास लिखा है दो चर, यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों उसे हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। राइट, और रैखिक कब बोलेंगे? जब उसके चर की घात एक हो। समझ में आ रही बात? थोड़ा लिख के बताओ सर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, ध्यान से बस समझते जाना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और पूरे चैप्टर में मैं आपको पहले दिखा भी देता हूं कि आखिर मैं कितने सारे आज क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलो जरा ध्यान से देखो, ये देखो आपको बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। डिटेल में सारी चीजें हम कवर करके आपको देंगे। ओके, तो चलिए ना शुरू करते हैं। दो चर यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हैं। जैसे हमारे पास एक चर x हो गया और दूसरा चर हमारे पास y हो गया। ठीक है, रैखिक कब कहा जाएगा? रैखिक तब कहा जाएगा जब x की घात कितनी हो? एक हो, है ना? या हमारे पास y है तो y की घात भी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। यानी हम किसी भी समीकरण को रैखिक तब कहेंगे जब जो उसकी घात हो चर की वो एक हो। यानी जब चर की घात कितनी हो? जब बच्चों चर की घात कितनी हो? एक हो। तो ऐसे को हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ गई? वीडियो हमारा लाइव है, हम लोग डिटेल में चीजें डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद समीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बहुपद पढ़ते हुए अभी तक आए हैं वैसे हमारे सामने समीकरण लिखा हुआ है। तो डिफरेंस क्या है समीकरण और बहुपद में, ये भी समझेंगे चीजों को हम लोग। समीकरण जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद लिखा, हमने लिखा 2x प्लस 3y, ऐसे लिख दिया, प्लस का 5 ऐसे लिख दिया। तो यह एक बहुपद हमने लिख दिया है जिसमें 2x है प्लस 3y है प्लस 5 है। ठीक, और इसमें दो चर हैं, एक चर x है, दूसरा चर हमारे पास y है। तो ये दो चर वाला एक हमने बहुपद बनाया है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे 0 लगा दूं तो मैं इसको बोलूंगा कि यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें x और y दो चर भी हमको दिख गए।
और साथ ही साथ में हमने बराबर में 0 भी लगा दिया, तो यह एक समीकरण बन गया और समीकरण में हम इसमें x और y के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और समीकरण लिख दिया हमने, मान लीजिए हमने लिख दिया 3x माइनस 8y प्लस का 7, ऐसे करके लिख दिया। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमने क्या लिख दिया है, ये हमने लिख दिया है दो चर वाला एक नहीं दो रैखिक समीकरण। यानी हम बहुत अच्छे से समझ गए सर कि ये हमने बना दिए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर करके दे दूं, इनका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप का मतलब क्या होता है सर, यानी कि आप इसमें बहुत अच्छे से समझना, इस x के गुणांक को एक कोई ऐसी संख्या लिखोगे जिसको बार बार बदल सको। ठीक है, जैसे हम अभी यहाँ पे a कर देते हैं। ठीक, तो हमने इस x के आगे a लगा दिया, तो ये आ गया x के आगे क्या a लगा दिया बच्चों। ठीक है, फिर y के आगे हमने b लगा दिया। ठीक है, y के आगे हमने b लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास b, फिर हो गया y, फिर हमने इसके आगे इसको लिख दिया हमने c। यानी अगर तुमसे कोई सवाल पूछ ले कि बताओ x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों एक है, a है हमारा। y का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद क्या है, c है। ठीक, तो अब बराबर में हमने क्या लगा दिया, 0। सेम टू सेम एक ही ऐसा ही समीकरण और लिख देते हैं, जैसे ये लिखा ना, ऐसा ही एक और लिख देते हैं, तभी तो युग्म बन पाएगा। हाँ, तभी तो युग्म बन पाएगा, यानी कि फिर क्या बन पाएगा, तभी बन पाएगा रैखिक, तभी बन पाएगा रैखिक, फिर बन पाएगा समीकरण, है ना, और फिर बन जाएगा युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। लेकिन सर इन दोनों में अंतर क्या रहा, फिर दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो इसमें अंतर दिखाने के लिए हमने कहा एक काम करते हैं, इसमें 1 लिख देते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं, यहां पर 1 लिख देते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं, यहां पर 1 लिख देते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं। क्या बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई? एक बार फटाफट से अगर आ गई हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके बता देना कि हाँ जी सर आ गई है। अगर सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ जी भाई हमारे बच्चों को समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले बताया दो चर का मतलब, फिर हमने बताया कि रैखिक का मतलब क्या है, फिर हमने समीकरण का मतलब बताया, फिर हमने युग्म का मतलब बताया, फिर हमने इसके मानक रूप लिख करके बताए, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक दो हमने यहाँ पर मानक रूप लिख दिए हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। चलिए अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बच्चों जब हम इन समीकरणों को देखेंगे, और जब हम 9th क्लास में थे तो हमें एक समीकरण दिया जाता था और हमसे कहा जाता था कि आप इसका ग्राफ खींच करके दिखा दो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो। जैसे हमसे बोला जाता था कि आप इसका ग्राफ खींच करके बता दो, मैं कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से बिल्ड करके रख दूंगा, फिर आप बोलोगे अरे सर बहुत मजा आ गई। सोच करके देखो, मैंने आपको एक समीकरण दिया, मैंने आपसे कहा कि 2x + 4 = 0, और मैंने आपसे बोला कि आप इसको सॉल्व करके दिखा दो। आपने कहा सर बहुत आसान है, हम इसमें x को दूसरी, ये 2x इधर लिखेंगे और 4 को उस तरफ ले जाएंगे सर, माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास आएगा -4/2। यानी सर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहूं तो 2 × 1 = 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा। सर जो x की वैल्यू निकल करके आएगी सर वो निकल करके आएगी -2। हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, यानी आपने इसको हल कर दिया, आपने बता दिया कि भैया इसका जो हल आया है वो हल में हमने क्या निकाल दिया है, x की वैल्यू निकाल दी है। अब मैंने आपसे एक फिर सवाल पूछा, मैंने आपसे कहा कि अब एक काम करिए, मुझे 2x + 5y और +6 = 0 लगा दिया। मैंने कहा अब मुझे इसका हल बता दो, तो आप मुझे क्या हल बताओगे? मैंने आपसे पूछा आप मुझे इसका हल बता दो, तो आप ये बोलोगे सर देखो सिंपल सी बात है, इसमें तो एक चर था तो हमने उस चर का मान बता दिया, लेकिन अब सर यहां पे हमारे पास जो समीकरण लिखा है ना उसमें तो सर दो चर हैं, और आपने ये बात नहीं बताई है पर अब बता रहे हैं आप कि अगर कोई भी एक समीकरण है और उसमें दो चर दिए गए हैं तो उस समीकरण को हम अकेले हल नहीं कर सकते। बात समझने की कोशिश करिएगा, हम इसको अकेले हल नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते कि x का मान रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, ये कर सकते हैं। पर आप सोचो कि अगर आप इसमें x का अलग से मान और y का अलग से मान ज्ञात कर पाओ, नहीं हो पाएगा।
ऐसे में किसी भी समीकरण के अंदर जितने भी चर होंगे हमें उतने ही समीकरण चाहिए होंगे, तब जाकर के वो सॉल्व होगा। इसका मतलब इसमें दो चर थे, एक चर x था, एक चर y था, इसलिए मुझे दो चर के वाले दो समीकरण लेने पड़े। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी पड़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया है? प्यार से हमको बच्चे बोलते हैं पदम लाल पुन्ना लाल बक्सी। थैंक यू। क्यों बोलते हैं? पिछले साल के बच्चों ने नाम रख दिया हमारा। हाँ, यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम किसी भी एक समीकरण का जब ग्राफ खींचते थे 9th क्लास में, तो हमें उसका ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती थी। और यह बात हमने बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़ी है ना, कि भैया अगर कोई भी हमारे पास बहुपद है, ठीक है, और वो रैखिक बहुपद है, तो उसका ग्राफ होता है कैसा? सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब जब मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, बहुत अच्छे से समझना। हमने कहा कि माना हमारे पास दो समीकरण है, बहुत अच्छे से समझना। माना हमारे पास कैसे समीकरण है? दो समीकरण है, एक है a1x, बहुत अच्छे से समझिएगा, और फिर उसके बाद a1x प्लस आ गया हमारे पास a2x प्लस आ गया हमारे पास ये आ गया बच्चों b1y प्लस आ गया c1 इज इक्वल टू 0, तथा दूसरा जो समीकरण हो गया हमारे पास वो हो गया a2x प्लस b2y और प्लस मेरे बच्चों कितना? c2। ये इस तरीके से दो समीकरण हमको मिल गए। और अब इन दो समीकरण से हम रेखा खींचना शुरू करते हैं। जब मैंने इस समीकरण से एक रेखा खींची तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से रेखा बनकर के आई, कुछ ऐसे, ठीक। फिर जब मैंने इस दूसरे समीकरण से रेखा खींचने की कोशिश करी तो मुझे पता चला, अरे भैया इसमें तो ऐसे रेखा बनकर के आ गई। यानी कि अगर दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरण से हम रेखा खींचने का प्रयास करें और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट दें ऐसे, तो इन रेखाओं को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। बोलो क्या बच्चों यहां तक समझ में आ रही है बात? यानी ये कौन सी रेखाएं हो गई? ये जो हमारे पास रेखाएं हो गई, इन रेखाओं को हम क्या नाम देंगे? इन रेखाओं को हम नाम देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। मैं आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं आज के इस सेशन में। यानी कौन सी रेखाएं हो गई? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होंगी वो दो ऐसी रेखाएं होंगी जो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट रही होंगी और एक बिंदु पर काट रही होंगी ऐसे। यहां तक तो समझ में आएगा होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है सभी को? हाँ बहुत बढ़िया। नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, ऐसे हाथ चलना चाहिए, तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। और जब आप लोगों के भैया दीदी का रिजल्ट आया था ना, तो उनके 100 में 100 गिनती नहीं थी। आपने भी देखा होगा कि ज्ञानोदय से जो रिजल्ट्स निकले मैथ में 100 में 100, 1 2 3 4 नहीं, हजारों बच्चे ऐसे थे, है ना। तो आपका भी नंबर आएगा, आप भी 100 में 100 लाओगे। और बोलो सपना है ना 100 में 100 लाने का, और 100 में 100 तभी ला पाओगे जब ऐसे ही डिटेल में हमारे साथ में डिस्कस करोगे, ठीक। तो हमने कहा प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये हो गई हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब मान लीजिए कि हमारे पास दूसरी और सी रेखाएं हो जाएं, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कौन सी रेखाएं हो जाएं? अब हमारे पास आ गया समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अरे भैया समपाती रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? जो रेखाएं हमारे पास समपाती होती हैं वो रेखाएं ऐसे काटती हैं एक दूसरे को, ऐसे। एक रेखा ऐसे है, ठीक, मान लीजिए ऐसे है, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो जाएगी। यानी दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो जाएगी, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो गई। ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखा बोलते हैं। यानी दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर ही हो, है ना, जिनका कोई कटान बिंदु नहीं बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हो, तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे ये दोनों रेखाएं, अब मान लीजिए इस रेखा का नाम हम लोग रख देते हैं, इस रेखा का नाम हम लोग रख देते हैं ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी और डी। तो अब इस रेखा को देखो, इसका नाम हमने रख दिया ए और बी, ये जो बड़ी वाली दिखाई दे रही है। फिर ये जो छोटी सी दिखाई दे रही है अंदर, इसका नाम हमने रख दिया सी और डी। ये दो ऐसी रेखाएं हैं जो समपाती रेखाएं हैं। यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा जो हमारे पास तीसरी रेखाएं हमारे पास आती हैं, वो आती हैं हमारे पास समांतर रेखाएं।
एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरी जो आती है हमारे पास वो आती है समांतर रेखाएं। सर समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? मान लीजिए एक ऐसे रेखा जा रही है और एक इस तरीके से दूसरी रेखा भी जा रही है। ये रेखाएं एक दूसरे की क्या है? समांतर। समांतर का मतलब कि ये यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक? तो इसे हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब मान लीजिए कि ये रेखा है हमारे पास ए बी, ये है हमारे पास सी और ये है डी। ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। यहां तक सभी को क्लियर? आ गई बात समझ में अच्छे से? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से। जैसे हम आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके कुछ सवाल पूछते हैं और इस सवाल का पहले एक जवाब देना मुझे, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक? फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जवाब तो तभी दे पाओगे जब हमारे साथ पहले आप डिटेल में डिस्कस करोगे। भाई ऐसा मत करो, बच्चों के भविष्य का सवाल है, ऐसा मत करो। चलो देखो जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है 3x, फिर है हमारे पास 2y और प्लस में हमारे पास 4 = 0। हमारे पास दूसरा समीकरण है 5x प्लस का 6y, है ना, इज माइनस 3 = 0। ये दो समीकरण है। इन दो समीकरण से तुमने रेखा खींची। अब तुम कैसे बता पाओगे कि जो हम इनसे रेखाएं खींचेंगे ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी? कैसे बता पाओगे? तो इसी के लिए फॉर्मूले बनाने हैं और सवाल कैसे पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो जैसे इमेजिन करो ये क्या लिखा? 3/5। तो हमने लिखा 3/5 लिख दिया हमने। फिर ये लिखा है कि 2/6, हमने लिख दिया 2/6। अभी आगे को, अगले वाले को नहीं लिखेंगे, ठीक? हमने कहा ये आया 3/5, हमने लिख दिया 3/5, 3/5 लिख दिया। और ये यहां से आया 1/3, ये आया 1/3। अब बताओ क्या ये दोनों आपस में तुमको बराबर दिख रहे? नहीं दिख रहे। अगर ये दोनों बराबर नहीं दिखेंगे तो हम बोल देंगे कि ये रेखाएं जो हैं हमारी वो प्रतिच्छेदी हैं। यानी ये कैसी रेखाएं हैं? ये रेखाएं हमारी कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। ये बात हम बोल देंगे। अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि ये जो A1/A2 है और B1/B2 है और जो C1/C2 है ये आपके अनुपात निकाले गए। यानी आपने A1 क्या किया? आपने A2 किया और फिर आपने B1/B2 कर दिया, यानी ये B1/B2 कर दिया और ये बराबर नहीं आया। तो ऐसे केस में जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी, जैसे यहां पर हमने किया था। हमने 3/5 लिखा और उसके बाद फिर हमने 2/6 लिखा। अरे देखा भाई ये दोनों तो बराबर आए नहीं, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। यानी रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी। तो मैं आपको साथ साथ में एग्जाम्पल भी बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक? तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अब दूसरा देखना, दूसरा देखना, बोलो यहां तक सभी को क्लियर? अब दूसरा देखो, एक एक चीज बनाऊंगा, पूरा पेपर बना के ग्राफ बना के आपको दे दूंगा, ठीक? दूसरा देखो, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0, ठीक? फिर मैंने कहा कि 4x प्लस का 14y और माइनस का 16 बराबर 0, ऐसे लिख दिया। मैंने कहा दो रेखाएं दे दी हमने आपको। अब मुझे बताओ ये क्या, कौन सी रेखाएं हैं? तो आप कैसे बताओगे? अब इसके लिए आप ग्राफ बनाओगे क्या? नहीं भाई, आप इसके लिए ग्राफ नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे मैं बताता हूं। आपने क्या किया? आपने सबसे पहले देखा, अच्छा 2/4, आपने 2/4 लिख दिया। फिर आपने कहा अरे 7/14, आपने 7/14 लिख दिया। और फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया। आपने देखा कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ रहा है, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 आ रहा है। और जब ये बराबर हो गया तब आपने फिर क्या किया? तब आपने फिर लिखा 8/16 चिन्ह के साथ में, ठीक? अब आप सोच रहे होंगे ना सर इसमें 4/3 क्यों नहीं लिखा था? तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जब ये बराबर हो जाएगा तब जाकर के तीसरा लिखेंगे। हाँ, तो 8 1 कम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। सर यहां से हमारे पास आ गया 1/2, यहां से भी आ गया 1/2 और यहां से भी आ गया 1/2। और सर अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि ये बटा ये बटा ये बटा ये करने पे बराबर आ जाए, ऐसी रेखाएं एक दूसरे से
संपाती रेखाएं कहलाती हैं। आज के बाद आपको कोई भी लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा इस चैप्टर के बेस को समझने के लिए। बाकी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, एकदम प्रो बना करके आज भेजूंगा मैं आपको। तैयार रहना पेन और कॉपी के साथ में। जो बोलो बच्चों, सभी को क्लियर ना? तो आपको समझ में आ गया कि 2/4, 7/14 और 8/16 आ गया 1/2, 1/2, 1/2। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आया हमारे पास पहला सवाल तो हो गया, ठीक, पहला सवाल तो हो गया। अब देखो आगे, देखो क्या होगा। आगे करते हैं कोई काम, बहुत अच्छे से सुनो। ये तो समझ में आ गया हमारे बच्चों को, डिटेल में समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा देखो क्या है, बहुत अच्छे से देखो, ध्यान से देखना। तीसरा, ये बात तो क्लियर हो गई ना बच्चों? अब तो रट्टा नहीं मारोगे ना, चीजों को समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर A1/A2 हो जाए, B1/B2 हो जाए और अगर C1/C2 हो जाए तो ऐसे केस में रेखाएं हमारी संपाती होती हैं। चलिए अब इसको देखो। मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख दूं कि 7x + 8y - 6 बराबर में 0, ठीक। फिर इसके बाद यहां पे कर दिया हमने, यहां पे कर दिया हमने 14x, ठीक है। यहां पे कर दिया हमने 16y और यहां पे हमने कर दिया 12 बराबर में कितना हो गया? 0। चलो अब इनको देखो, करके देखते हैं। 7/14 यानी 1/2 आएगा कि नहीं आएगा यहां से? फिर 8/16 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको पता है कि 1/2 आएगा तो अगला वाला भी लिखो, -6/12। आपने देखा कि 7 × 7 7, 7 दूनी 14, 8 × 8 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। अरे अरे अरे, ये तो सब बराबर आ गए। गलत फहमी, 1/2 1/2 और यहां पे आया माइनस का 1/2। यानी सर ये गलत फहमी है कि ये बराबर हैं, क्योंकि ये तो माइनस में है, यानी ये तीसरा बराबर नहीं है। अगर सर ऐसा हो जाएगा कि ये बटा ये करें, ये बटा ये करें, बराबर आ जाए, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं आए, ऐसे केस में गुरुजी जो रेखाएं आएंगी उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं बोलेंगे। उनको हम समांतर रेखाएं बोलेंगे। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? मैं एक एक चीज लिख करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है सर? क्लास 10th में लास्ट मंथ में आपसे जुड़ा था, मेरा 80% आ गया। सोचो तुम लास्ट महीने में जुड़े थे, अगर तुम कहीं पहले से जुड़े होते, जैसे सारे बच्चे जुड़े हैं, तो तुम्हारे भी मैथ में 100 में 100 होते। पर कोई बात नहीं बच्चों, जो जैसे आएगा वो वैसे पाएगा, है ना? जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा, और डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हो। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, समाज में उनको इज्जत दिलाने के लिए मेहनत करो। सोचो वो दिन कितना अच्छा होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। हम जैसे टीचर तो पढ़ा करके चले जाएंगे ना, फिर आप मुझे भूल जाओगे, मुझे कहाँ याद रखोगे, है ना? क्योंकि भाई आपको तो हमने पढ़ा दिया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि हम आपको भूलने वाले नहीं हैं, और हम आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ में हम जो भी अच्छे संस्कार दे पाएंगे हर चीज आपके लिए करेंगे, आपके लिए, ताकि आप आगे चल के भविष्य में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को करो। आप अपने गोल के प्रति हमेशा बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहो, और हमारी शुभकामनाएं, सपोर्ट, प्यार सब कुछ आपके साथ है, ठीक। चलें बच्चों, तो अब हम तीसरे केस में क्या देखे थे कि अगर A1/A2 हो जाएगा, बराबर में B1/B2 हो जाएगा और बराबर C1/C2 नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हमारी रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं वो एक बिंदु पर काटती हैं, इसलिए अगर इन दो रेखाओं को तुम हल करने की कोशिश करोगे और इनका मान निकालने के लिए कोशिश करोगे, तो इनका मान x और y का आ जाएगा, और आएगा जो वो आदिति होगा। आदिति मतलब ऐसा हल होगा जिसको आप बोल सकते हो कि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। यानी अगर आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा होगा तो आपको यह आइडिया बहुत अच्छे से होगा, जब इनको हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे, पर इनको हल करेंगे तो x और y के मान कितने आएंगे कितने नहीं, वो आगे देखेंगे, ठीक। तो हमने देखा अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इनका जो हल होगा वो कैसा होगा? आदिति हल होगा। आदिति हल का मतलब समझते हो, केवल एक हल होगा और वो यूनिक होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक।
समझ गए? अच्छा, अब संपाति के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, तो इनका एक हल हुआ, वो आदिति हल हुआ। समझ गए? लेकिन मैंने कहा नहीं, अब बताओ, एक ये रेखा है, दूसरी इसके ऊपर ऐसे है, ये तो हर बिंदु पे काट रही है। अगर ये हर बिंदु पे काट रही है, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। हर बिंदु पे काट रही है, इसका मतलब अनेक हल होंगे, तो इसके लिए हम लोग अनेक हल लिखेंगे। ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे, इसके हम लोग अनेक हल लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? फिर देखो, अब इसको देखते हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दो रेखाएं ऐसे दिख रही हैं, ये कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। तो भैया ये तो किसी भी बिंदु पे नहीं काट रही। जब ये किसी भी बिंदु पे नहीं काट रही, तो ये रेखाएं जो होंगी, इन रेखाओं का जो हल निकलेगा, वो हल कैसा निकलेगा? वो हल निकलेगा हमारे पास कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसी बिंदु पे नहीं काट रही है, यानी कि कोई हल नहीं निकलेगा, इनका कोई भी हल ही नहीं होगा। बोलो क्या यहां तक समझ गए ना? एक बार फायर इमोजी के साथ बता दो, एक बार फायर इमोजी के साथ बता दो, क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? अरे भाई मुझे भी कोई अपना फ्रेंड बना लो भाई, आपस में तुम लोग बातें कर रहे हो। हाँ, मैं देख रहा हूँ लगभग 1200-1300 बच्चे हैं अभी क्लास में, जिसमें से मात्र 123 बच्चे यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बाकी सब पढ़ाई कर रहे हैं भाई। हाँ, तो तुम भी पढ़ाई करो ना। सोचो तुम्हें क्या लगता है कि सब बातें कर रहे होंगे? मुझे पता है सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, वो दिल वाली इमोजी एक बार कमेंट सेक्शन में भेज दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि एक बार कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी लिख करके भेज दें कि सर सब समझ में आ रहा है, तो मैं जान जाऊंगा भाई। चलो अब आ जाओ भाई, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं भाई। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर आदिति हल हुआ, अनेक हल हुआ, कोई हल नहीं हुआ, अब दो चीजें और आती हैं। एक हल होता है संगत और असंगत। मैं उन दो पॉइंट्स को समझता हूं पहले। जैसे एक आता है हमारे पास लिख करके कि संगत हल, ठीक, और फिर उसके बाद दूसरा एक होता है, और एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है असंगत हल और असंगत हल। ठीक, इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा, और यह समझ में नहीं आता कि आखिर इनका मतलब क्या होता। ठीक है, आखिर इनका मतलब क्या होता। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। संगत हल और असंगत हल, जैसे हमने कहा ये रेखा कौन सी है? एक बिंदु पे काट रही है। ठीक, ये रेखा कौन सी है? ये संपाती रेखाएं हैं। तो जो रेखाएं किसी भी एक समीकरण को, बहुत अच्छे से सुनना, जो रेखाएं एक दूसरे को कम से कम एक बिंदु पे काटेंगी, उनका जो हल होगा वो संगत होगा। यानी संगत का मतलब है कि रेखाओं का कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर मिलना संगत हो जाएगा। ठीक, और असंगत कब होगा? जब रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो ये एक सवाल 1 नंबर का यहां से कंफर्म हो गया कि असंगत कौन से केस में होगा? जब समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि वो किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि असंगत हल का मतलब कि रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलनी चाहिए, और रेखाएं दो या तो एक बिंदु पे मिल सकती हैं या तो अनंत पे मिल सकती हैं, इसके अलावा रेखाएं किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिल सकती। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारे पास आया कि भैया अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनका जो हल होगा वो कैसा हल होगा? वो हल होगा संगत हल होगा। कैसा हल होगा बेटा? उनका जो हल होगा वो संगत हल हो जाएगा। और अगर रेखाएं संपाती हैं तो भी इनका हल कैसा हो जाएगा? संगत हल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए रेखाएं समांतर हैं तो इनका जो हल होगा वो हल कैसा होगा? असंगत हल होगा। नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, ठीक है? इनका जो हल होगा वो असंगत हल होगा। यानी हम समझ गए प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती रेखाओं का क्या मतलब है। हमने ये पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। कुछ बच्चे लिखते हैं धीरे धीरे पेपर लीक हो रहा है। तुम लोग हमको जेल भिजवाओगे क्या? हैं? जेल भिजवाओगे क्या? बताओ भाई। हाँ, देखो जरा ध्यान से, ऐसे सवाल आता है आपके पेपर में, लिख के आएगा कि अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करके बता दो कि निम्नलिखित, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सवाल ऐसा ना आया हो। 100% आएगा, चाहे एमसीक्यू आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। अब तुम्हें मैं इन्हीं सवालों में इतना बता देंगे
कि तुम सिर्फ यहां संख्या नहीं बल्कि पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और तुमसे कुछ भी पूछेंगे तुम फटाक से देख करके बता दोगे। चलो देखो, पहला काम कि अनुपातों की तुलना करके, अनुपातों की तुलना का मतलब क्या होता है, पहले एक एक शब्द का मतलब समझो। सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से कुछ नहीं होता, एक एक शब्द का मतलब समझो। अनुपातों की तुलना करना यानी वही A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 करना। ज्ञात करके बता दो कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं बनेंगी क्या वो एक बिंदु पर काटती हैं, यानी क्या वो प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर वो समांतर हैं, और या फिर वो समपाती हैं। ये हमसे बोला जा रहा है। अब बहुत अच्छे से सुन लो। एक बच्चा है जिसका नाम है अनूप कुमार। मैंने उससे बोला कि भैया आप जो है मुझे बताइए कैसे लिखते थे। उसने कहा सर जैसे आप बताते थे हम वैसे लिखते थे। तब जाकर के वो मैथ में 100 में 100 नंबर, और यूपी बोर्ड का बच्चा है इसका मतलब 70 में 70 रहे होंगे और स्कूल से 30 में 30 मिले होंगे। तो 100 में 100 नंबर उसको मैथ में मिले। 100 में 100 नंबर जो उसको मैथ में मिले वो कैसे मिले, वो ध्यान से सुन लो। वो ऐसे मिले, उसके लिखने का तरीका। क्या कहा हमने? लिखने का तरीका। क्योंकि बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कितने नंबर मिलेंगे ये इस बात पे तय करता है कि आपने कॉपी कैसे लिखी है। और कॉपी कैसे लिखना है इसके लिए आपको अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बोर्ड पेपर पास में आएगा हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी बस हम आपको जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे लिखवाते जा रहे हैं वैसे लिखते रहो। और आप नोटिस करना हमेशा कि हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने कौन सी क्रीम लगाई है, फेयर एंड लवली लगा ली है या फिर निविया लगा के गए हैं, नहीं पता भाई, या कोई ब्रांडेड लगा के गए हैं। लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आप कॉपी में लिखते कैसे हैं। ठीक, तो बहुत अच्छे से सुन लो, इसलिए मैं एक एक सवाल को डिटेल में लिखूंगा। पहला सवाल है हमारे पास 5x माइनस 4y। एक सवाल डिटेल में लिख के मैं बताऊंगा जरूर। ये 8 बराबर कितना है? 0। फिर उसके बाद हमारे पास तथा लिखा हुआ है, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है 7x प्लस 6y है ना माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके लिखा हुआ। ठीक, आगे देखो क्या करेंगे अपन लोग, हम इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे। अब इसी के नीचे इसका मानक रूप लिखेंगे। हम लिखेंगे कि a1x, फिर उसके बाद प्लस b1y, ठीक, प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तथा 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 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। आप नोटिस कर रहे होंगे कि एकदम एग्जैक्ट नीचे ही लिखा है हमने, है ना, से तुलना करने पर। ऐसे लिखने का तरीका है, और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं पर यह भी बढ़िया तरीका है। अब यहां पे जब हमने इसको देखा तो a1 बराबर 5 आया, 5 आया, b1 बराबर 4 आया, b1 बराबर 4 आया, वो भी माइनस का। ठीक है, वो भी कैसा आया? वो भी माइनस का आया बच्चों। ठीक, वो भी कैसे आया? वो भी माइनस का आया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब आगे देखो जरा ध्यान से समझना। a1 हो गया, b1 हो गया, फिर उसके बाद हम बात करते हैं c1 की। c1 बराबर हमारे पास 8 आया, 8 आया, इधर आ जाओ। a2 बराबर 7 आएगा, a2 बराबर 7 आएगा, b2 बराबर 6 आएगा, b2 बराबर 6 आएगा, और c2 बराबर 9 आएगा, वो भी माइनस का। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ होगी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? अब आगे क्या करोगे फिर देखो, अब आगे क्या करोगे फिर देखो। यहां से तुम हल लिख दोगे, ठीक है ना, यहां से हल लिख देना भैया कि हम भाई पहले सवाल का हल करने जा रहे हैं, हम पहले सवाल को हल करने जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो अगला काम क्या होगा कि हम 5/7 करेंगे। हम क्या करेंगे? 5/7 करेंगे, लिख लिया हमने। फिर हम -4/6 करेंगे। और अब हमने देख लिया कि भैया ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक प्लस में दूसरा माइनस में है। अगर हम इसको काट भी देना 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तब भी ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो अब आगे देखो क्या होगा। अगले पेज पे हमने देखा कि हमारे पास आया 5/7 और माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, क्या ये बराबर है? नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हमें प्राप्त हुआ है a1/a2
नॉट इज इक्वल टू b1/b2 ये प्राप्त है ना, रूप का है, इस रूप में मुझे दिख रहा है। अगर ये मुझे इस रूप में दिख रहा है, इसलिए बच्चों जो ये रेखाएं होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यानी कि कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, है ना। यानी कि रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, रेखाओं का रूप कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, है ना, क्लियर। तथा उनका हल कैसा होगा, उनका हल कैसा होगा, उनका हल कैसा होगा, आदिति होगा, उनका हल कैसा होगा, आदिति होगा। मैं सब कुछ बता दे रहा हूं एक ही में, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं, है ना। और क्या होगा, और उनका संगत हल प्राप्त होगा, और उनका संगत हल प्राप्त होगा, जबकि संगत हल भी होगा, है ना। ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी बातें बहुत जरूरी हैं, ये तीन बातें। कौन सी तीन बातें, ये वाली तीन बातें, कि भैया आदिति हल है, फिर संगत हल है, फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और कैसे बताओगे, ये देख करके ये बताओगे, इसको इसके हिसाब से ये बताओगे, और इसी के हिसाब से रेखाएं प्रतिच्छेदी लिखोगे। तो इस तरीके से हमने डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। बताओ क्या समझ में आ गया, एक बार फटाफट से बता दो। हाँ, मैं देखता हूं कुछ बच्चे लगातार चैट में बात करते हैं, और उन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे जेंडर से विपरीत जेंडर का है। यानी लड़कों को लगता है कि हम लड़की से बात कर रहे हैं, और लड़की को लगता है कि हम लड़कों से बात कर रहे हैं। वास्तव में मेरे प्यारे बच्चों, बुरा मत मानना, मैं एक अध्यापक भी हूं, लेकिन आपको समझा भी रहा हूं। वास्तव में जो आप सोचते हो वैसा होता नहीं है, ठीक है। आप जिनसे बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइव चैट में, वो आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कृपया पढ़ाई पर फोकस करें, जो आपका जीवन बनाएगी। ये जो आप यहाँ कर रहे हैं, इससे आपका जीवन बनेगा नहीं, बल्कि हर दिन हर एक घंटा आपका व्यर्थ हो रहा होगा, और उस समय आपका दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा। और जब आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता देता हूं, आज बच्चों को अवार्ड मिला है, पता है आपको। और वो अवार्ड आपको तभी मिलेगा जब मेहनत करोगे, ठीक है। ऐसे में मेहनत करो यार, ठीक। बाकी मैं देखता रहता हूं तुम लोग चैट में बातें करते रहते हो, तो भाई इससे कुछ हल ना निकलेगा बच्चे, ठीक। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर हो गया सभी को। चलो अब दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरा देखो क्या है। दूसरा है 9x + 3y, 9x + 3y + 4, ऐसे करके हमारे पास लिखा हुआ है ना, सॉरी +12, 9x + 3y क्या है। दूसरा सवाल है जो हमारे पास, वो लिखा हुआ है हमारे पास 9x + 3y + 12 और = 0। और फिर हमारे पास लिखा हुआ है 18, 6 और 24, यानी 18x और प्लस में 6x। बताओ क्या होगा इसका आंसर, प्लस में 6x प्लस में 24 बराबर में 0, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक। मुझे कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि भैया आप इसको सॉल्व करके बता दो क्या आएगा। तो चलो भाई, हमने लिखा कि a1x + b1y + c1 = 0, है ना। व a2x + b2y, ओहो सर जी भारी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे y लिख दो, है ना, y लिख दो। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर b2y + c2 = 0, है ना। से क्या करने पर, से तुलना करने पर मैं इससे तुलना करूंगा, क्या करूंगा, तुलना करूंगा। अगर मैं तुलना करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि भैया 9 बटा यहाँ पे 9 है, यानी a1 बराबर कितना आएगा, 9, ठीक है। a2 बराबर कितना आएगा, a2 बराबर 3 आएगा, है ना। फिर b2 बराबर कितना आएगा, b2 बराबर 12, ओ मिट्टे टोटे भैया, है ना। यानी a1 बराबर इतना। फिर उसके बाद b1 बराबर कितना, b1 बराबर कितना, b1 बराबर 3 हो गया, ठीक। c1 बराबर कितना, c1 बराबर हो गया 12, ठीक। फिर देखो ये a2 बराबर कितना हो गया, 18, है ना।
B2 बराबर कितना है 6, तो B2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। C2 बराबर कितना है, ध्यान से देखो 24 लिखा हुआ है वहां पर। ठीक, अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि अगर ये बटा ये करूंगा, फिर उसके बाद ये बटा ये करूंगा, और बराबर में ये बटा ये करूंगा। ठीक, और इसको सॉल्व करके देखता हूं क्या आएगा। तो हमने लिखा कि भैया 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, यानी 1/2 यहां से आया, 1/2 यहां से आया, फिर 1/2 यहां से आया, और फिर 1/2 यहां से आया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज भी बाद में करा दिए जाएं, इस लेक्चर के बाद में। आज डिटेल में पढ़ा दो सर, फिर अगले में एमसीक्यू करा दो। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मुझे दिख रहा है A1 बटे A2, फिर उसके बाद B1 बटे B2, फिर C1 बटे C2। अगर ये देखो तो इस रूप में मुझे दिख रहा है, राइट। अगर ये इस रूप में दिख रहा है ना, ये तीनों बराबर हो गए, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी बताओ, समपाती हो जाएंगी कि नहीं। कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। और समपाती रेखाओं का अभी हमने चार्ट बना करके पढ़ाया था आपको, बताया था कि समपाती जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं ऐसी होती हैं, ये तीनों बराबर होते हैं, इनके अनेक हल आते हैं और ये संगत हल आता है। और कैसे आता है वो भी समझाया था आपको। ठीक, तो समपाती रेखाएं हो गई, ये हमारा पहला आंसर निकल आया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो। इनका जो हल होगा वो कैसा हल होगा, अनेक हल होगा। इनका जो हल हमको प्राप्त होगा वो अनेक हल होगा, और साथ साथ में इनका जो हल होगा वो कैसा होगा, संगत हल होगा। कैसा हल होगा, संगत हल होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर जो बात कर रहे हैं उनका कोई हल नहीं होगा, अतः ये समांतर है। आह क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहां तक सभी को क्लियर आ गई ना बात समझ में? अरे भाई चलो मैं आगे, एक बार फटाफट से बता दो, लगा दो भाई फायर इमोजी, एकदम आज सेशन में लग जाए एकदम आग, है ना। चलो भाई यहां तक तो सभी को क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा सवाल आपको हमारी तरफ से मिलेगा होमवर्क, और इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कैसा होगा। और जिसकी कमेंट सबसे बेहतरीन तरीके से आएगी, अभी नहीं, क्लास जब खत्म हो जाए तब कमेंट कर लेना, बस भूलना मत। तो भाई कमेंट करके बताना कि इसका हल कैसे होगा। ठीक, ओके। चलो अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस पे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का, जिसपे क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जिसपे क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का। प्लस दूसरी चीज ये है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ोगे, अगर विलोपन विधि आप नहीं पढ़ोगे, तो आप ये समझ लो कि आप जब क्लास 10th के किसी दूसरे चैप्टर को पढ़ोगे मैथ में, तो वो चैप्टर्स भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये विलोपन विधि से ही आपको हर चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसे करते हैं। ठीक, देखो मान लीजिए बच्चों, हम इसको एक उदाहरण के तौर पे करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई प्लस हमारे पास लिखा हुआ है 8। ठीक, फिर हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है हमारे पास 9, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है, और जब इन दोनों को हम घटाते हैं, जब हम इन दोनों को घटाते हैं तो हमको 4 मिलता है। 9 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, चलो यहां तक समझ में आई इतनी बात। अब मैंने कहा कि इन दोनों समीकरण को हल करो। आपने कैसे हल किया ध्यान से सुनते जाना, फिर मैं इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये वाले जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले थोड़ा चीजें समझने का प्रयास करो। ये 2 समीकरण है, मैंने इन दोनों समीकरण को देखा और फिर देख करके क्या सोचा कि भैया इनके x और y के गुणांक कैसे हैं। हमने देखा x का गुणांक 1 है, यहां पर भी y का गुणांक 1 है। ठीक, और यहां पर भी वही चीज है, यहां पर माइनस में है, यहां पर प्लस में है, यानी कहीं ना कहीं इनके गुणांक जो हैं वो आपस में बराबर है, हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं। ठीक,
और अगर नहीं बराबर होते तो हम बराबर करते। कैसे करते अभी क्वेश्चन आगे करेंगे तब बताएंगे, ठीक। चलो, तो हमने लिखा, हमने माना इसको समीकरण नंबर 1 और हमने माना इसको समीकरण नंबर 2। हमने कहा कि हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। ये दोनों विधियां हैं, ये दोनों विधियां हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आएंगी और जिसमें 2 समीकरण को हल करके आपको आंसर देंगी। तो हमने लिखा कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आंसर बताइए क्या होगा। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब मैं इन दोनों समीकरण को हल करूंगा। अब मैं जब इनको हल करूंगा तो कैसे हल करूंगा, देखो मैं समीकरण उतार दूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ऐसे लिखूंगा, फिर मैं x माइनस वाई और इज इक्वल टू 4 लिखूंगा और फिर मैं नीचे एक लाइन खींचूंगा। जब तुम छोटी क्लास में थे तो तुम्हें यह चीज सिखाई गई है। तुमसे कहा जाता था कि x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ दो। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इन दोनों को जोड़ दो, बताओ क्या होगा। तुम जवाब दोगे कि सर इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई, और ये चीजें तुम्हें ना तुम लिख करके रख लो, तुम्हें नहीं बताने वाला है कोई भी। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बेसिक, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को एकदम बूस्ट कर देंगी, तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे, और जब दिमाग तुम्हारा सोचेगा तभी वो आगे सवाल कर पाएगा बेहतर। तो हमने इसको लिखा और बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगाया और हमने माइनस इस तरीके से उतार दिया। समझते जाना बच्चों। अब मैंने कहा कि ये आ गया x प्लस वाई और प्लस फिर आया x माइनस वाई। तुमने देखा कि भैया y से y कट गया, तुम्हारे पास क्या आया, 2x आया। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? आई ना? अब सुनो, अगर मैं कहता कि नहीं भाई इन समीकरण को घटा दो, यानी मैं बोलता कहता कि x माइनस वाई और फिर मैं कहता x प्लस वाई और मैं बोलता कि x माइनस वाई को आप घटा दो, यानी आप इनको घटाओ। अब ध्यान से सुनना, जब आप इनको घटाओगे तो x प्लस वाई लिखा आपने, फिर माइनस लगाओगे और फिर x माइनस वाई लगाओगे, बीच में आप माइनस लगाओगे। ध्यान से सुनना, तो यहां पर आया मेरे पास x प्लस वाई माइनस, माइनस के साथ जैसे ही ब्रैकेट खोलते हैं बच्चे हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। हमने क्या कहा, माइनस के साथ में जैसे ब्रैकेट खोलते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। ये लाइन याद रखना क्योंकि ये तुम्हें काम आएगी पूरी क्लास 10th में, कि माइनस के साथ ब्रैकेट खोलते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। इसीलिए जब यहां पर हम लिखते हैं घटाने पर और यहां पर जब हम घटाने पर लिखते हैं तो ये सारे चिन्ह बदल जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया? और जब हम जोड़ने पर लिखते हैं, ये ध्यान से सुनना, और जब हम जोड़ने पर लिखते हैं, जब हम जोड़ने पर लिखते हैं तो यहां के चिन्ह नहीं बदलते नीचे वाले के। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदले लेकिन घटाने पे चिन्ह बदल गए। x प्लस का था माइनस का हो गया, y माइनस का था प्लस का हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट। कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ कि आखिर क्यों बदल जाते हैं चिन्ह? आपको कारण पता चला कि आखिर क्यों बदल जाते हैं चिन्ह? बताइए, है ना? आराम से समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों बदल जाते हैं चिन्ह। चलो, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। यहां से जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा x से x कटेगा, 2y तुम्हारा आंसर आएगा। समझ गए? चलो अब देखो क्या करेंगे। y से y क्या हो रहा है? कट रहा है, क्योंकि इनके चिन्ह विपरीत हैं। x से x जुड़ रहा है, 2x आया, यानी कि जोड़ने पर देखो 2x मिला, यहां पर भी जब तुमने जोड़ा तो तुम्हें 2x मिला। ठीक है, फिर देखो अब 8 और 4 को जोड़ोगे 12 आएगा, यानी x बराबर तुम्हें मिला 12/2। और आपने जब इसको सॉल्व किया तो 2 1 कम 2, 2 छाक 12, यानी x का मान 6 प्राप्त हुआ। और मेरे हिसाब से हमारे बच्चों को इतनी डिटेल में जो चीजें बताई जा रही है वो समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब आपने क्या किया, जो तुम्हारे पास ये x का मान प्राप्त हुआ था उसको उठा करके इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दो। तुमने क्या किया, तुमने लिखा कि भाई x बराबर जो तुम्हें 6 प्राप्त हुआ है इसको उठा करके तुम कहां रख दो? समीकरण नंबर 1 में रख दो, 1 में रख दो। और जब समीकरण नंबर 1 में रखोगे फिर तुम देखोगे कि भैया ये आ गया x की जगह पे 6, फिर ये हो गया y, फिर हो गया 8, और ये y जो है वो इधर रहने दो और 6 को उस तरफ ले जाओ। जब 6 को उस तरफ ले जाओगे तो तुम्हारे पास बचेगा
जब 6 को उस तरफ ले जाओगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा, एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा छोटा कर दूं बच्चों, ठीक है। हाँ, क्या बचेगा तुम्हारे पास जब तुम इसको उधर ले जाओगे तो तुम्हारे पास बचेगा 8 माइनस 6, क्योंकि 6 उधर गया, y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आपने यहां पर देखा कि आपने एक विधि का उपयोग किया और उस विधि से तुम्हें यह बात पता चली, उस विधि से तुम्हें यह बात पता चली कि भैया हम एक समीकरण के गुणांक को किसी दूसरे समीकरण के गुणांकों से बराबर कर लेते हैं। यानी x का, यहां पे y का गुणांक 1 था, यहां पर भी 1 था, हमने काट दिया, ठीक। और अगर ये गुणांक बराबर नहीं होते तो हम इनको काटते नहीं, अगर ये गुणांक बराबर होंगे तभी हम इनको काटेंगे, ठीक। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस विधि को हम कौन सी विधि बोलते हैं? इस विधि को विलोपन विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? यह विलोपन विधि है, ठीक। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं आपके माइंड में आने वाले हर एक डाउट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा अब दोबारा चैप्टर को पढ़ने के लिए। बस डिटेल में एक बार पढ़ लो, फिर बेसिक से कभी भी घबराओगे नहीं। चलिए, अब मैंने ना इसको हटाया, ठीक, ध्यान से सुनना, मैंने इसको हटाया। अब मैंने आपसे कहा कि ये दो समीकरण हैं, अब आप इनको हल करो, लेकिन दूसरी तरीके से। अब आप क्या करोगे, फिर सुनो। आपने इन दो समीकरण को लिया, इन दोनों समीकरण में से आपने एक समीकरण को चुना और उससे किसी एक चर के मान को निकाला और दूसरे में रख दिया। नहीं समझ में आई बात? मैं समझाता हूं। तुम एक समीकरण उठाओ ऊपर से, तुमने उठाया समीकरण नंबर 1, ठीक है, 1 से। अब 1 नंबर समीकरण नीचे उतार दो, जो कि आया x प्लस वाई बराबर में कितना, 8। और इससे अब इस x को दूसरी तरफ ले जाओ, ले गए। अब ये तुम्हारे पास y का मान आ गया, y प्राप्त हुआ। ये आपने समीकरण नंबर 1 से निकाला था ना, इसको उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो। यानी अब क्या कर दो, y का मान कहां रख दो, y का मान कहां रख दो, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान कहां रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। अब y का मान जब आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो क्या होगा सोचो, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, और y का मान है 8 माइनस एक्स, तो ये x है। फिर आपने यहां पे लिखा माइनस, और y का मान था 8 माइनस एक्स बराबर में कितना है, 4। ब्रैकेट खोलोगे चिन्ह बदलेगा, -8 माइनस माइनस प्लस हुआ, ये आया हमारे पास यहां तक। x से x जुड़ेगा, कितना आएगा, 2x आएगा। 8 को उस तरफ ले जाओ तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक। यहां पर 12 आया, यहां पर 2x आया, यानी x बराबर आया 12/2, यानी x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। यानी अब हमने कहा कि भैया यहां पर x का मान 6 आया, इस x बराबर 6 को आप इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी एक समीकरण में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने इसको समीकरण नंबर 3 में मान लिया और आपने कहा x बराबर जो 6 आया है, इसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि इसमें रखने से आसानी से आएगा आंसर। आपने लिखा y और फिर लिख दिया 8 माइनस एक्स, और 8 x की वैल्यू 6 है, ये आया 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये जो विधि है यहां पर आपको दिख रही है, इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन। अब आखिर इनका नाम, ये नाम क्यों पढ़ा, हाँ ये नाम आपका क्यों पढ़ा भाई, इसे प्रतिस्थापन क्यों कहा गया, मैं आपको समझाता हूं। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। हमने कहा कि जब हमने इन समीकरण को हल किया तो x की जो वैल्यू आई थी और जो y की वैल्यू आई थी, अरे भैया वो तो दोनों सेम आ गई। देखो ना भैया, यहां भी 6 और 2 है और यहां पर भी 6 और 2 है। लेकिन सर इसको हमने जो हल किया उसमें हमने गुणांक को बराबर करके हल किया, और सर जब हमने इसको हल किया तो एक समीकरण से एक चर का मान निकाला और उसको दूसरे में रखा, और उसके बाद जब दूसरे में रखा ना सर, तो उसमें एक ही चर आ गया, जिस कारण मैं उसको हल कर ले गया और फिर x की वैल्यू हमने निकाल ली गुरुजी। फिर इसका मान उठा के यहां रखा, y की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब सर ये है कि अगर किन्हीं भी दो समीकरण को हम चाहे विलोपन से लगाएं चाहे हम प्रतिस्थापन से लगाएं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक एक बात में जान है, इसलिए इन बातों को बहुत अच्छे से सुनना, अन्यथा पेपर में गलत करोगे। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? आपके जैसे सर मिल जाए तो मैथ में 100 में 100 आएगा। मिल जाए कहां, मिल तो गए हैं ना, बस फॉलो करते रहो ऐसे ही साल भर, तुम्हारे 100 में 100 तो आएंगे ही आएंगे, बल्कि तुम मैथ के कीड़ा बन जाओगे। छोटी छोटी चीजों पे तुम सोचना शुरू कर दोगे, और जब कोई भी स्टूडेंट सोचना शुरू कर देता है, समझ लो वो सीखना शुरू कर देता है। हमें तुम्हें मेहनती बनाना है, ना कि कामचोर। कामचोर बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पूरा करने के पीछे भागते हैं, ठीक? और मेहनती बच्चे वो होते हैं जो सिलेबस तो पूरा करते ही हैं, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं। So once you complete your syllabus properly, then start to researching. एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रिसर्च करना शुरू कर दो। सोचो कि आखिर ये क्या विलोपन विधि को विलोपन क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर इसको विलोपन इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पे आपने एक चर को विलोपित कर दिया, इसलिए विलोपन कहा गया। इसको प्रतिस्थापन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक चर का मान उठा करके दूसरे में स्थापित कर दिया गया, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहा गया। तो ये बात सभी को क्लियर हुआ? बोलो क्या यहां तक समझ में आ गई बात अच्छे से? बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इन सवालों पर, और अब ये हमारे पास जो सवाल है, इस सवाल में भी मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। इनको सवाल मत समझो, इनको कॉन्सेप्ट समझ करके हमारे साथ में सॉल्व करो, क्योंकि हम आपको एकदम यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलो भाई पहला सवाल, सवाल पे सवाल, और नहीं करोगे बच्चों तो कर दूंगा मैं बवाल, ठीक है? क्या लिखा है? लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां मैं देख पा रहा हूं x का गुणांक 1 है और y का गुणांक भी 1 है। फिर देखो अब दूसरा समीकरण जो है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू है 4। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? ठीक, अब ध्यान से देखना और समझना। अगर मैं इस समीकरण को देखूं तो मुझे एक बात पता चल रही है, और वो बात मुझे ये पता चल रही है कि जो ये समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण में जो x का गुणांक है, वो 1 है, और यहाँ y का गुणांक 1 है, जबकि यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ पे x का गुणांक 2 है। अब सर बताओ इन दो समीकरण में कैसे हम गुणांकों को बराबर करें? सुनिए, अगर मैं इस समीकरण को सोच करके देखो, अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो यहां 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अगर मैं इस समीकरण को 3 से गुणा कर दूं तो यहां 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सवाल दोनों से लग जाएगा। लेकिन जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये दोनों कटेंगे, और जब आप 3 से गुणा करोगे तो ये कटेंगे। आसान कौन सा होगा? आसान होगा जब आप एक प्लस और दूसरा माइनस वाला लोगे तब, क्योंकि तब चिन्ह ना हमारा माइनस में नहीं आएगा, फिर आसान हो जाएगा। तो वो आसान वाला आप स्वयं करोगे, मैं बताऊंगा वो जिससे तुम सीखो। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से। हमने क्या कहा? हमने कहा 1 और 2। मैंने लिखा कि भैया अगर हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दें, तो ध्यान से देख रहे होंगे आप कि जब हमने समीकरण लिखा फिर 1 लिखा तो बॉक्स ऐसे गोला बना दिया, और जब मैंने 2 लिखा तो गोला नहीं बनाया। यानी समीकरण 1 को 2 से क्या करने पर? गुणा करने पर। समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर। चलिए मैं इसको 2 से गुणा करता हूं, इसको 2 से, चलो 2 से गुणा करते हैं इसको। 2x हो जाएगा यहां पे, फिर ये 2 का गुणा इससे भी होगा, ये 2y हो जाएगा। ठीक, फिर इसके साथ भी होगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, फिर अब इसको उतार दो नीचे वाले को, ये आ गया 2x, फिर आ गया हमारे पास माइनस का 3y, और फिर हो गया हमारे पास 4। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई ना? बोलो क्लियर है ये बात? आई ना? नहीं आई तो मैं समझाऊंगा ना अभी। अब आप देखो क्या कह रहे हैं। इन दोनों समीकरण को देखा हमने, और हमने देखा कि भैया इसमें जो इसका गुणांक है ना वो आपस में बराबर नहीं है।
पर इसका गुणांक बराबर है। पर इन दोनों के चिन्हों को जब हमने देखा तो ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था। ऐसे केस में हमने सोचा कि अगर ये दोनों प्लस में हैं तो ये काम नहीं चलेगा, इनका चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। तो हमने लिखा कि भैया घटाने पर, और जब चिन्ह को हमें बदलना पड़ेगा तभी मैं घटाना लिखूंगा, और जब चिन्ह हमको नहीं बदलना पड़ेगा, देखो चिन्ह विपरीत थे, तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो, अब जब मैं घटाने पर लिखूंगा तो यहां लिखूंगा माइनस, क्योंकि यहां प्लस है तो माइनस लिख दिया, यहां माइनस होगा तो प्लस कर दूंगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस कर दूंगा, और ये सब चीज मैं अभी पीछे समझा करके आया हूं। अब सुनो, जो यहां पर आपको 3y के आगे ये चिन्ह दिख रहा है, अब इसका काम खत्म है ना। 4 के आगे जो प्लस दिख रहा है इसका काम खत्म, 2x के आगे जो ये प्लस है इसका काम खत्म। अब ये इनके चिन्ह ये हो गए, अब इनके चिन्ह ये हो गए। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो, अब ये 2x से 2x खत्म हो जाएगा, 2y में 3y जुड़ जाएगा, क्योंकि 2y भी प्लस का है 3y भी प्लस का है, 5y बचेगा। ठीक, 10 में से 4 चले गए, तुम्हारे पास 6 बचेगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? यानी सर जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 6/5। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद अब मैं जब y की वैल्यू को निकाल लिया हूं, इसको मैं उठा करके किसी एक समीकरण में रख दूंगा। y बराबर 6/5 मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। ठीक, किसी में भी रख दो, और समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई, और y की वैल्यू है 6/5 बराबर में ये 5। ठीक, देखो ना ऐसे। अब ये 6/5 को उस तरफ ले जाओ तो आया 5 माइनस 6/5, और ये आ गया हमारे पास x। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे देखिए, अब देखो ये आ गया x, इसमें 5 के नीचे एलसीएम है, कितना हुआ? ट्रिक भी बताऊंगा मैं अभी आपको, डायरेक्ट आंसर भी यहां से बताने की, पर इसके नीचे 1 है तो हमने एलसीएम लिया 5, 1 पंचे 5, 5 आया, 25 में से हमने 6 घटा दिए। ठीक, क्योंकि 1 पंचे 5 5, और 5 का 5 से गुणा हो गया, फिर ऊपर आ गया 19, नीचे हो गया 5, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। हमने x और y की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब मान लीजिए कि हमें यह चेक करना हो कि मेरे जो आंसर आए हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं, क्योंकि ये आंसर चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे बाद में पछताओगे, ठीक है, नहीं करोगे बाद में पछताओगे, जब घर आके मिलाओगे तब। सुनो कैसे चेक करोगे। आपको पता है कि वहां x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है, तो आप पहले बायां पक्ष लिख लो। x की वैल्यू 19/5 है और इसकी 6/5 है, यहां पर आप 19/5 लिख लो, यहां पर आप 6/5 लिख लो, इसका एलसीएम ले लो, यहां से आएगा 19, ये हो गया हमारे पास 6, 19 6 हो गया 25, इधर हो गया 5, 5 कम 5 5 25, ये आएगा हमारे पास 5। यानी आपने देखा कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो आया x प्लस वाई करने के बाद वो कितना आया? 5 आया, और देखो x प्लस वाई करने के बाद 5 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसमें मान रखूंगा तो मेरा 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके मैं आपको चेक करके बता सकता हूं। तो एक बार फटाफट से फायर इमोजी के साथ बता देना कि यस सर हमें यह सवाल समझ में आ गया है। डिटेल में लिख के रख लो, अगर तुम्हें डिटेल में डिस्कशन ऐसे मिल जाए तब कहना, ठीक है? यहां तक सभी को क्लियर? आराम से आ गया ना समझ में बच्चों? आगे कंटिन्यू किया जाए? हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो बच्चे दिल से पढ़ रहे हैं ना, अब वो दिल वाली इमोजी भेज दें एक बार। जो बच्चे दिल से पढ़ रहे हैं उनकी इमोजी कमेंट सेक्शन में दिल वाली आनी चाहिए। जो अभी तक कोई कमेंट नहीं किए वो दिल वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में भेजेंगे और एक बार लिखेंगे सर सब कुछ हो गया है क्लियर। ठीक है, एक बार फटाफट से। वाह क्या बात है, सब समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हमारे पास एक और सवाल है, तो जो ये वाला सवाल है ये सवाल आपका HW हो जाएगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? चलिए इधर आ जाओ। अब हमारे पास ये सवाल है जिसका जो लिखा है प्रतिस्थापन विधि। आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि अगर क्लास 10th की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो
शक्ति बैच से जरूर जो है आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करता हूं। यहां पर भी मैं डिटेल में करता हूं, पर यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हो जाए इसके लिए समय ज़्यादा चाहिए, है ना। और शक्ति बैच में जो क्लासेस होती हैं वो 3 घंटे डेली होती हैं, है ना बच्चों। तो ऐसे में आप डिटेल में वहां पे पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी मौका है, शक्ति बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि शक्ति बैच को ज्वाइन करने का ये सही समय है। और 15 जून तक ऑफर है, 15 जून तक क्या है, ऑफर चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन करें। ये बैच अभी जो प्राइस इसका था वो 2499 था, पहले काट दिया गया, 2299 किया गया, काट दिया गया, 1999 किया गया, बच्चों को 1999 में दिया गया। लेकिन अब बैच का प्राइस है हमारा 1899। और इसके लिए हमने आपको एक कूपन कोड दे रखा है, और वो कूपन कोड है हमारा, वो कूपन कोड है बच्चों हमारा क्या, SUMMER। तो समर वेकेशन पर समर कोड का यूज करें और 400 रुपये का आप डिस्काउंट पाएं। कितने रुपये का, 400 रुपये का, 400 रुपये का आप डिस्काउंट पाएं। ओके चलो, तो अभी कंटिन्यू किया जाए। ये सवाल देखो क्या कह रहे हैं। अब इसमें ना पहला वाला तो तुम लोग करोगे, मैं दूसरा बताऊंगा, क्योंकि पहला तो आसान है, अभी इस तरीके का करके आए हूं मैं। दूसरा देखो, दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। फिर उसके बाद दूसरा है हमारे पास 9x, फिर उसके बाद माइनस का 3y, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास 9। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। सुनो, हमने क्या लिखा, हमने लिखा समीकरण नंबर 1 से, सुनते जाना, समीकरण नंबर 1 से। अभी देखो इसमें ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है बाबू, समझ गए, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, मजा आएगा। ट्विस्ट, जब मैं ऐसे एक नजर ऊपर उठा के देखा था ना, उसी में समय ये चेक कर रहा था, अरे भैया ये अभी आगे देखो हल ही नहीं होगा, ये कहेगा मैं खत्म, फिनिश। अभी देखना, अभी देखो इसमें ट्विस्ट है। समीकरण नंबर 1 को देखो, समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। इस समीकरण से y का मान निकालना ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है, क्योंकि हम इस समीकरण को जब गौर से देख रहे हैं तो y का गुणांक 1 है, तो इससे y का मान आसानी से निकलेगा। चलो मैं y को उस तरफ ले जाता हूं, ले गया, और 3 को इस तरफ लाता हूं, तो देखो y का मान आ गया कि नहीं, बताओ y का मान कितना आ गया, y का मान आया 3x माइनस 3। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे कि y बराबर 3x माइनस 3 आया कि नहीं। हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, मानो चाहे ना मानो पड़ा रहने दो, ठीक। हमने लिखा कि भैया y का जो मान आया है, यानी y का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर हमने 1 उठाया था ना, तो अब हम 2 में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, हमने ये तो देख लिया। सर ये बताइए कि शक्ति बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे। इसके लिए एक नीचे नंबर अभी लिख करके आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अब आ जाएगा। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप YouTube पे सर्च करिए शक्ति बैच कैसे ज्वाइन करें, इतना लिखिए और आपको जानकारी मिल जाएगी। चलो देखो, अगर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9x, फिर आ गया हमारे पास माइनस, फिर आ गया हमारे पास 3y, फिर बराबर में कितना है 9, और y का जो मान है वो है 3x माइनस 3। यानी अब मैं यहां से y का मान रखूंगा 3x माइनस 3, यानी इस y की जगह रख सकता हूं 3x माइनस 3, बराबर में कितना आ गया, बराबर में कितना है हमारे पास 9, ठीक। अब यहां से देखो ये आया 9x, ठीक, फिर उसके बाद 3 त्रिको 9x हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां पे 3 त्रिको 9 हो जाएगा, यानी माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा यहां पर 0। 0 है कि 9 है, 9, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो यहां से हम जब देखेंगे तो 9x से 9x खत्म, यानी यहां बचा हमारे पास माइनस का 9 और यहां पर बचा हमारे पास 9, क्योंकि ये तो खत्म हो गए।
हम तो थे भैया निकालने चले थे x का मान, और हमारा x का मान तो आया ही नहीं। ये माइनस माइनस प्लस कर दो यहाँ, ठीक, ये प्लस कर दो। हम तो चले थे x का मान निकालने और हमारा x का मान तो आया ही नहीं, वो तो पहले ही गायब हो गया, वो पहले ही हार मान के बैठ गया, कह रहा अरे भैया मैं तो गायब हो जाऊंगा। तो हम तो चले थे कुछ बढ़िया करने और वो तो भैया बोला मैं तो डूब गया भाई, हाँ मैं तो हार गया, मेरे से ना हो पाएगा, वो पहले ही हार गया। तो जब वो पहले हार गया तो क्या होगा जरा देखो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 3/9 और -1/3, क्योंकि 3/9 और -1/-3, क्लियर। और फिर 3/9, ये 3/9 उधर ले जाओगे ना तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा -3 और -9, यानी मैं अब इसके अनुपात निकालूंगा। यहां से देखूंगा तो 1/3 आएगा, यहां से भी देखूंगा तो 1/3 आएगा, और सर यहां से भी देखूंगा तो 1/3 होगा। बोलो क्लियर है। आज ब्लू है पानी 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 पानी, सर थोड़ा सा पिला दीजिए हमको पानी, गला बहुत ज्यादा सूख गया है गुरुदेव। ठीक, आ गई बात समझ में। तो हमने लिखा करे भैया ये तीनों तो बराबर हो गए, यानी रेखाओं की रेखाएं कैसी होंगी, अरे भैया ये तो संपाती रेखाएं होंगी, और इनका हम अगर हल निकालने की कोशिश करेंगे तो इनके तो अनेक हल आएंगे और हम फिर उनको कैसे याद कर पाएंगे। अतः हमने यहाँ लिख दिया कि इनके अनेक हल होंगे, हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते गुरुदेव, ये काम खत्म यहां से हो गया इसका। ठीक, यानी जब ऐसे कभी हो जाए तो फिर ऐसे चेक कर लो, ठीक, तो ऐसे चेक कर लिया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। बोलो समझ गए, वेरी गुड। सर अपनी क्लास का टाइम बता दो। डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पे लाइव चलता है, ठीक है, सभी को क्लियर। हाँ बहुत बढ़िया। सर हम लोग ताबड़तोड़ पढ़ रहे हैं और गर्मी में पिघल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगर अभी गर्मी सह लोगे तो दूसरे लोगों को गर्मी दे पाओगे, ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर तुमको तुम्हारा रिजल्ट देख करके वो ऐसे पसीना छोड़ेंगे, बड़ी ज्यादा नंबर ले आया है ये बच्चा। ठीक, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमने जो पहला सवाल है हमारा वो आपका HW हो जाएगा, उसको आप स्वयं करना, ठीक। अब देखो यहां से आते हैं इस सवाल पे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अच्छा कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं और 10 टॉपर हैं, वाह बहुत बढ़िया। कह रहे हैं गणित की पहली प्रतियोगिता में, पहली नहीं पहेली, यदि प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां वैसे भी ज्यादा इसमें थोड़ा तेज होती हैं पहेलियां वहेलियां खेलने में। अभी बिठा बोल दे कि अंताक्षरी खेलोगी, अभी देखो हमारे साथ अंताक्षरी खेलाएंगे, फिर कहेंगे सर जी आ से गाना सुनाओ, तो फिर हम उनको क्या गाना सुनाएंगे, सर कुछ बताइए आ से गाना। आंख से छलका आंसू और जा टपका गिलास में, समझ गए। तो अब यहाँ पे कक्षा 10 की 10 लड़कियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और कह रहे हैं कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी लड़कियां ज्यादा भाग ले रही हैं, ठीक। अब कह रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दो कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी कितनी होगी। यह सवाल कितने नंबर का आएगा, हो सकता है कि यह सवाल आपसे 2 नंबर का पूछ लिया जाए और हो सकता है कि यह सवाल आपसे 4 नंबर का पूछ लिया जाए। कैसे सॉल्व करोगे जरा गौर से देखो। हमने लिखा यहां पे हल और हमने लिखा कि माना कक्षा में, बहुत अच्छे से समझना, माना कक्षा में लड़कियों की संख्या, माना कक्षा में लड़कियों की संख्या x है, माना कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है, x है। और बच्चों जो लड़कों की संख्या है, और जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, वो y है। ऐसा हमने मान लिया कि लड़कियों की x और लड़कों की y है। क्या कह रहे हैं, कि प्रश्न कह रहा है कि भैया कि लड़का और लड़की
मिला करके दोनों 10 लोग जो होते हैं वो भाग लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी कुल विद्यार्थी अगर देखा जाए, कुल अगर हम लोग विद्यार्थी देखें तो कुल विद्यार्थी मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं? 10। 10 में x हैं लड़के और लड़कियां और y हैं लड़के, दोनों जोड़ के आ गए 10। समीकरण नंबर बना मेरे बच्चे 1। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, अच्छे से समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है बच्चों, फिर हमसे बोला जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी फिर कह रहा है हमसे कि जो लकड़ियों की संख्या है, सॉरी लकड़ियों, ये जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज्यादा है। वो 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 4? वो 4 ज्यादा किससे है? वो 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। हमने लिखा लड़कियों की संख्या ज्यादा है किससे? लड़कों की संख्या से ज्यादा है। और अब यहां पर गौर देना, देखो जरा ध्यान से, कह रहे हैं लड़कियों की संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है गुरुदेव? 4 ज्यादा है गुरुदेव। तो हम 4 इसमें जोड़ देंगे। हम कहेंगे इधर सुनो, कान पकड़ करके मेरे से सॉरी बोलो, तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ध्यान से सुनो, ये गलत है। ठीक, लड़कियों की संख्या पहले से ज्यादा है और लड़कों की संख्या कम है। मार्केट तुम आलू खरीदने जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो कुछ तो खरीदने गए होंगे। तराजू ऐसे होता है, अगर इधर जो रखा है और जो इधर रखा है दोनों बराबर नहीं है, यानी सोचो कि ये तुम्हारे पास तराजू है, इधर लड़कियां बैठी हैं और इधर लड़के, ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर कब हो पाएंगे? जब इधर लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर हो पाएगी तब। यानी लड़कियां पहले से ज्यादा थी और लड़के कम थे, जरा इसमें 4 और बढ़ाना, अब बराबर हो गए। क्लियर हुआ? यानी हमेशा जोड़ने का काम हम किधर करते हैं बच्चों? जो कम होता है उसमें जोड़ा जाता है। ठीक, तो हमने 4 इधर जोड़ा, ना कि उधर। बोलो क्या ये बात तुमको समझ में आ गई मेरे बच्चे? एक बार फटाफट से बता दो, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि आखिर मैंने इधर क्यों जोड़ा? अगर आ गई है तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, लिख दो कमेंट सेक्शन में, लिख दो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। लड़कियों की संख्या जो कि हमने मान रखी है कितनी? x, और लड़कों की संख्या जो कि हमने मान रखी है, लड़कों की संख्या जो कि हमने y मान रखी है, और ये हो गया 4। ये बन गया दूसरा समीकरण। चाहो तो विलोपन से लगाओ, नहीं इसका मान उठा करके इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हम समीकरण नंबर 2 का मान, समीकरण नंबर 2 का मान कहां रख दें? समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, 1 में रख दें। अगर समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखेंगे क्या होगा? चलिए 2 का मान 1 में रखेंगे, क्या होगा? x की जगह y प्लस 4, x की जगह y प्लस 4, तो y प्लस 4 हो गया और एक y पहले से है, ठीक, और ये हो गया 10। अरे भैया y में y को जोड़ा ना, y में y को जोड़ा, कितना आएगा? y में y को जोड़ा 2y आएगा। ठीक है गुरुदेव, ये 4 उधर ले गए हम, हमारे पास आंसर कितना आया? 10 में से 4 घटा दो गुरुदेव, 6 पाए, फिर ये हो गया 2y। 2 को ले गए नीचे, y बराबर आया 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी y बराबर आ गया 3। ओहो सर जी, आपने तो लड़कों की संख्या ज्ञात कर ली। तो हमने लिखा कि जो y बराबर आया है 3, इसको रखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 में, 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास y प्लस 4 बराबर x, देखो है ना। तो ये आ गया हमारे पास x, y की वैल्यू है 3 और ये हो गया 4, यानी x बराबर आ गया 7। हमने क्या लिखा? हमने लिखा अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या कितनी आ गई? जिसको आपने माना था y, लड़कों की संख्या y बराबर आ गई आपकी 3, है ना, ये आ गई आपकी y बराबर 3। और लड़कियों की संख्या आपने क्या मानी? लड़कियों को ऊपर लिखो भैया, हाँ, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई जिसको आपने x माना है? ठीक है, वो कितनी आ गई? वो आ गई? वो आ गई हमारे पास 7। 7 लड़कियां हैं और
3 लड़के हैं। एक बार मुझे जल्दी से बता दो, क्या ये क्लास तुम्हें समझ में बेहतर आ रही है कि नहीं? मुझे 5th में कुछ नहीं आता था। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी टाइम है, सुधर जाओ। आ गई बात समझ में सभी को? आगे कंटिन्यू किया जाए? सभी को क्लियर? वाह, बहुत बढ़िया। चलो, अभी मैं ना एक आपके साथ किस्सा शेयर करना चाहता हूं, और इस किस्से को सुनने के बाद मुझे बताना कि आपकी क्या फीलिंग है। किस्सा ये है कि आज से कुछ समय पहले, 24 घंटे पहले, कल सुबह 8:30 बजे, कल सुबह, बीते दिन की बात कर रहा हूं, कल सुबह 8:30 बजे क्या हुआ, हमारी एक क्लास थी साइंस की, सवेरे सवेरे। तो हमने अपनी जब क्लास को शुरू किया, अभी जून का महीना चल रहा है ना, तो सुबह सुबह क्लासेस ले रहे हैं बैच के अंदर, शक्ति बैच के अंदर। तो जब मैंने सुबह सुबह क्लास शुरू किया तो हमारे बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे थे। हमारी क्लास में कुछ टेक्निकल एरर आया, और टेक्निकल एरर आने के बाद वो क्लास कुछ बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं दिख रही थी, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, जबकि मेरी तरफ से सब बेहतर चल रहा था। तो बच्चे लिखने लगे, सर वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। तो मैं थोड़ी देर तो बोला, भाई सब कुछ तो बेहतर चल रहा है। फिर कह रहे नहीं नहीं सर, दिक्कत हो रही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, दिक्कत हो रही है। फिर मैंने चेक किया, फिर उसमें से एक बच्चा बोला, सर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमने कहा ठीक है बेटा। एक बच्चे ने बोला मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमने कहा ठीक है बेटा, आज दोपहर 1 बजे आएंगे और आपको मैथ का जो चौथा चैप्टर है वो पूरा खत्म करके जाएंगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4। स्टार्ट करी हमने 1 बजे क्लास, 2 घंटे लगातार क्लास चली, और उसके बाद और उसके बाद हम उसका कौन सा लेक्चर ले रहे थे, छठा, यानी द्विघात समीकरण टोटल 7 घंटे में पूरा हुआ है। सोचिए कि 7 घंटे एक छोटे से चैप्टर को दिए गए। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे कहीं से भी वो पूछा गया हो, इसी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कशन होता है। अब आपसे सवाल ये है कि उस एक बच्चे की वजह से जो बाकी का सबका भला हो गया, उस चैप्टर को मैंने थोड़े से गुस्से की वजह से पूरा समाप्त कर दिया। कैसा लगा था? बताओ कैसा लगा था, है ना? मुझे भी, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो ठीक है, इसी बहाने मैंने चैप्टर पूरा कर दिया। लेकिन बच्चों में सच बताऊं, मैं तो दिल से पढ़ाना चाहता हूं, और कभी कोई अगर एरर आ गया, मान लो अभी इसी क्लास में कोई दिक्कत आ जाए, तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। फिर यही होगा कि चलो भाई थोड़ा रुक जाओ, पूरा कर लेंगे इसको बाद में। तुम मेरे पे विश्वास रखो, हम तुम्हारे सिलेबस को एकदम सही समय पे पूरा कर देंगे, है ना? जो बच्चे बैच से पढ़ते हैं उनको तो 1% कहीं से भी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने क्या कहा कि भैया एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग, तो पहले आयत को समझते हैं। ये होता है आयत, ठीक। अब हमने कहा ये है आयत, आयत की ये होती है लंबाई, ये हो गई हमारे पास x मीटर मान ली हमने लंबाई, और ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये हमने y मीटर इसकी चौड़ाई मान ली। हो गया, है ना? फिर देखो क्या करें, कह रहे हैं जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ओ हो। अब इन्होंने कहा कि एक आयताकार बाग है, तो हमने लिखा कि भैया माना बाग की लंबाई, माना जो बाग है उस बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? बाग की लंबाई क्या है, x मीटर है, और चौड़ाई क्या है। बच्चे सर क्या लिख रहे हैं हमारे, कि मतलब जो हमने बच्चों से पूछा किसका भला हुआ, तो क्या बोले बच्चे? मजा आ गई थी। माना बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक। अब देखो क्या हुआ, फिर हमने लिखा कि भैया इन्होंने कहा, ये कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो बाग की लंबाई है, ये कह रहे हैं कि जो बाग की लंबाई है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? बाग की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से 4 मीटर, यानी कि अगर हम चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब लंबाई के बराबर होगा, और लंबाई x है और चौड़ाई बाबूजी कितनी है, y है। प्रश्न में कितना है, 4 है। चाहो तो y को इधर ले आओ, ये आ गया हमारे पास इतना, ठीक। ये बन गया, चाहो तो पढ़ा रहने दो यार, हाँ
कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पढ़ा रहने दो। ये आ गया हमारे पास पहला समीकरण। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक। जाओ मत छोड़ करके, क्योंकि अगर गए तो फिर दिक्कत होगी फिर, है ना। कह रहे हैं बाग का अर्ध परिमाप। अब सुनो, यहां पर एक नोट डाल लो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वाला नोट है। तुम क्या समझे, 10,000 रुपया वाला नोट है का? हाँ, 10,000 का नोट का आविष्कार कर देंगे हम अभी इधर। नोट, कौन सा नोट? कि अगर मैं इसका परिमाप निकालूंगा, ठीक, किसका? आयत का, तो फॉर्मूला होता है 2, फिर होती है इसकी लंबाई, और फिर होती है इसकी चौड़ाई, ठीक। अगर मैं इसका अर्ध परिमाप निकालूंगा, यानी आधा परिमाप निकालूंगा, तो ये आगे से 2 हट जाता है, क्योंकि अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, सुनते जाना, ये इतनी लंबाई जोड़ो, इतनी चौड़ाई जोड़ो, ठीक। तो अब इन्होंने फिर क्या कहा, ये कह रहे हैं कि क्योंकि इसका जो अर्ध परिमाप है तथा जो हमें अर्ध परिमाप दे रखा है, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमारे पास 36, ठीक। अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना है? 36। लंबाई कितनी है? अगर हम लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई कितनी है? x। चौड़ाई कितनी है? वो है y। बराबर में कितनी है? 36। क्लियर हो गई बात? अब देखो जरा ध्यान से सुनो, ये लंबाई और चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 36। अगर मैं इसको या ये वाला मान इसमें रख दूं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप विलोपन से बताऊं, क्योंकि प्रतिस्थापन का एक सवाल कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको चाहता हूं विलोपन से बताऊं, तो ऐसे सवाल में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे सवाल में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां से y को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई बराबर में 4। ये बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक। मैं चाहता हूं विलोपन से बताऊं। अब इन दोनों समीकरणों को मैं हल करूंगा, ठीक। मैं इन दोनों समीकरण को हल करूंगा। कैसे हल करूंगा? सुनो, मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, मैं लिखूंगा कि समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, 1 और 2 को हल करूंगा। अब समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4, ये है। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 36। अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास यहां पे y के गुणांक बराबर है, और एक माइनस से दूसरा प्लस से कट जाएगा, x से x जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये आया 40/2। 40/2 यानी ये आ गया हमारे पास 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। लंबाई प्राप्त हो गई। अब ये जो x बराबर 20 आया है, इसको हम किसी एक समीकरण में रख लें। हमने 2 में रख लिया, 2 में रखा। 2 नंबर समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36, और x की वैल्यू है 20, ये आ गया 36। ये 20 उधर ले जाओ, तो y बराबर आएगा 36 में से 20 घटा दो, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। क्या हमारा काम हो गया? नहीं, हमें लिखना पड़ेगा अतः ये जो हमारे पास आयताकार बाग आया है, इस बाग की जो लंबाई है वो आपको मिल गई है 20 मीटर, जिसको आपने L माना था, और जो आपकी चौड़ाई मिली है वो आपको मिली है 16 मीटर। आई होप ये आपको बात समझ में बेहतर आई होगी। बताइए, क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। सारे बच्चे यही आंसर कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं देख पाता हूं कि कुछ बच्चे बातें बहुत ज्यादा आपस में करते हैं। भाई अगर आपस में बातें करोगे बच्चों, तो काम कैसे चलेगा बताओ? हाँ, कैसे काम चलेगा? काम तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना, अगर आपस में बातें हुई तो इस तरीके से हमने कहा कि भैया ये आयताकार वाला क्वेश्चन भी हो गया। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा कि भैया बाग की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, ठीक।
फिर हमने कहा कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई में जब आप 4 जोड़ते हो तब हमको प्राप्त होती है। चौड़ाई में हमने 4 जोड़ा, लंबाई मिल गई। y को इस तरफ लाए, समीकरण बनाए। ठीक है, हमने क्या बना दिया, एक समीकरण बना दिया। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने देखा कि भैया इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। अर्ध परिमाप का मतलब कि लंबाई में चौड़ाई जोड़ोगे 36 मिलेगा। हमने 2 समीकरण मिल गए हमको, हम दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू प्राप्त होगी। इस x की वैल्यू को दूसरे समीकरण में रख दो, हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। हमें लंबाई भी मिल गई, हमें चौड़ाई भी मिल गई। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला सवाल सुनते जाना और नोट करते जाना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारे पास है, लिखा है कि 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। कह रहा है इसको हल करके दिखा दो और m का वह मान बता दो जो m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। कैसे करोगे इसको मैं बताता हूं। सबसे पहला काम ये होगा कि हम ये जो हमारे पास समीकरण है ये वाला और जो हमारे पास ये समीकरण है ये वाला, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा किसी एक विधि से। फिर उसके बाद मैं इन दोनों विधियों से जो हमको x और y मतलब इन दोनों समीकरणों से जो x और y का मान मिलेगा उसको उठा करके मैं इसमें रखूंगा, फिर जहां से मुझे m का मान प्राप्त हो जाएगा और ये सवाल 4 नंबर का हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 समीकरण है। एक मान लिया हमने कि भैया ये जो 2x + 3y है = हमारे पास 11 है और जो दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x - 4y जो कि = हमारे पास -24 है। ये हमें मिल रहा है पहला समीकरण, ये हमें मिल रहा है दूसरा समीकरण। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को हल करना चाहूं तो हल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनके गुणांक बराबर हैं तो मुझे किसी से गुणा नहीं करना। मैंने लिखा कि समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, सुनते जाना बच्चों, ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, चलो 1 नंबर समीकरण क्या है, 2x, फिर हो गया हमारे पास 3y, ठीक, फिर हो गया हमारे पास 11, फिर हो गया हमारे पास 2x, फिर उसके बाद हो गया माइनस, फिर आ गया 4y, ठीक, फिर इसका 2 हो गया -24। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मिल रहा है क्या कि यहां पर अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, दोनों ठीक कट जाएगा। अगर यहां पर माइनस करूंगा तो फिर ये चिन्ह सब में बदलेंगे फिर, है ना, तो यहां पर भी बदल गए। अब 3y में 4y जुड़ेगा और यहां पर मैं घटाना लिख दूंगा, माने यानी कि मैं घटा रहा हूं क्योंकि इनके दोनों के चिन्ह अलग अलग बनाना है मुझे। ठीक, अब मैंने इनको घटाया तो अब देखो इनको जो मतलब घटा के हटा दिया, 3 और 4 को जोड़ूंगा तो मेरे पास 7y होगा और 11 में 24 जुड़ जाएगा तो 35 होगा। अब ये 7y ये 7 नीचे जाएगा तो y बराबर आएगा 35/7। 7 कम 7 होगा, 7 × 5 = 35 होगा, यानी y की जो वैल्यू यहां से हमको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी हमको 5। अब y की वैल्यू प्राप्त हो गई, इसको उठा करके मैं किसी एक समीकरण में रख दूंगा और मुझे y की बाद x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। तो हमने लिखा कि y का मान कहां रख दिया जाए, समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए। चलो 1 नंबर समीकरण है तो आ जाएगा हमारे पास 2x, फिर आ गया हमारे पास 3y = 11। y की जगह मुझे 5 रखना है तो यहां से मैंने क्या किया, ध्यान से सुनते जाना। यहां से मैंने हटाया y को और यहां पर गुणे में 5 लगाया, ठीक, ये आया हमारे पास 2x, फिर ये हमारे पास 5 कितना होगा 15, यानी 11 हो जाएगा, फिर ये 15 उधर जाएगा, ठीक, ये 15 कहां से आया, 3 × 5 = 15, उधर चले गए 15, ठीक, ये आया -4, ये हुआ 2x, यानी x बराबर होगा -4/2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर आएगा -2। ठीक, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई बात। फिर देखो क्या है, फिर हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो गए, जो कि x बराबर आया -2, ये बराबर आया 5। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि x बराबर हमको प्राप्त हुआ -2 और y बराबर हमको प्राप्त हुआ 5।
इनको हम कहाँ रखेंगे? एक हमें समीकरण दे रखा है जो कि है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अगर मैं इसमें रख दूंगा तो मुझे m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बेटा? m की। चलो देखो कैसे रखोगे। हमने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वैल्यू रखते हैं। y की जगह पे 5, m की जगह पे m, गुणे में माइनस का 2, ठीक, ये आ गया 3। अब ये माइनस का 2m हो जाएगा और ये प्लस का 3, यहां से 5 जी। क्लास का टाइम बताते हैं आपको अभी हम। फिर ये 3, ये 2m को इधर लाओ, ठीक, और फिर उसके बाद हम 3 लिख दिए, 5 को उस तरफ ले गए, उस तरफ ले गए, ठीक। तो आ गया हमारे पास 2m इज इक्वल टू माइनस का 2, तो m इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 अपॉन 2, तो m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। यानी ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये पहले देखो पूछा कब कब गया है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सर गर्मी के पास इतनी डिग्री है ना कि अगर मुझे 2-4 डिग्रियां दे दे वो, तो फिर हमें फिर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत बढ़िया लिखा है जिसने भी ये चीज लिखी है। तो कौन कौन गर्मी से डिग्री लेना चाहता है? और जो जो गर्मी से डिग्री लेना चाहता है वो इस क्लास को पूरा देख ले अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में जो गर्मी है वो किसी में नहीं है। देखना चाहता हूं एक बार मैं कमेंट सेक्शन में गर्मी, एक बार फायर इमोजी देखना चाहता हूं, ठीक है। हाँ चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये इस चैनल पे क्लास कितने बजे होती है। तो टाइम नोट कर लो, डेली शाम 7 बजे। ये टाइम नोट कर लीजिए कहीं पर कि रोज शाम को 7 बजे जो है वो आपकी क्लास इस चैनल पर होती है। कितने बजे भाई? डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर क्लास होती है। हाँ दूसरी चीज सुन लो कि 7 बजे होती है जो क्लास वो यूट्यूब पर होती है, ठीक। डेली शाम को 7 बजे कहां पर होती है? यूट्यूब पर क्लास होती है, ठीक। अच्छा दूसरी चीज सुन लो, डेली शाम को 4 बजे, डेली शाम को 4 बजे और डेली शाम को 5:30 पर, इन 2 टाइम पर जो है क्लास डेली होती है। कहां पर? डेली होती है ऐप पर। लेकिन अभी चल रहा है जून का महीना, तो जून के महीने में हम सुबह क्लास कर रहे हैं क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं और शाम को उनको थोड़ा सा बाहर का माहौल लेना होता था, बच्चों को तकलीफ होती थी, वो बोलते थे सर बस सुबह सुबह क्लास करा दो। तो हम सुबह 8:30 बजे उठ करके उनके लिए 1.5 घंटे रोज क्लास लेते हैं, फिर 1.5 घंटे दिव्यांशी मैम या फिर विवेक सर क्लास लेते हैं, ठीक। तो डेली 2 क्लासेस होती हैं। ये क्लास 4 बजे शुरू होती है और 7 बजे के आसपास खत्म होती है, ठीक है। सर आपके लिए गुलाब, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा, आगे भाग्य आई थिंक लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूं आपका नाम क्या है। भाग्या लिखा है, भाग्या में से कोई एक है। और थैंक यू सो मच हमारे लिए गुलाब का फूल देने के लिए। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें जैसे गुलाब मुस्कुराता है ठीक है चलें। अच्छा चलो, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। चलिए अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल है हमारे पास कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी 2 संख्याएं हैं, उनको जब हम घटाते हैं तो आता है आंसर कितना? 26 आता है। लिख लिया हमने। कह रहे हैं एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये भी बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है, मान लिया हमने। कह रहा है उन्हें ज्ञात करके बता दो, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है सवाल, कह रहे हैं एक 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहले संख्या तो मानो, हमने मान लिया कि माना बड़ी संख्या। अब आप सोच रहे होंगे एक बात बताइए सर, बड़ी संख्या क्यों लिख रहे हो? इसमें सवाल में तो नहीं कहा गया। तो भाई अंतर होता है जब, तो एक संख्या जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक उसको हम हल कैसे करेंगे, है ना? अंतर कैसे हम निकाल पाएंगे? एक बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, तभी तो अंतर हो पाएगा दोनों में। इसलिए बड़ी लिखना जरूरी है। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप लिखोगे कि माना संख्या x और y है और फिर उसमें लिख देना कि x बड़ी है, ठीक। तो माना बड़ी संख्या x व जो छोटी संख्या है वो y है। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखो,
ये प्रश्न कह रहा है कि जब इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं, जब इन दोनों संख्याओं का हम अंतर निकालते हैं, यानी प्रश्नानुसार अगर देखें तो हमसे कह रहा है कि जब हम इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं, यानी हम संख्याओं का जब अंतर निकालते हैं तो संख्याओं का जो अंतर आता है वो कितना आता है, वो आता है हमारे पास 26। क्लियर हो गई ये बात? फिर देखो जरा ध्यान से आगे समझो। पहली संख्या x है बड़ी और दूसरी है छोटी y, बराबर में कितना हो गया 26। ये बन गया पहला समीकरण। ठीक, फिर देखो आगे क्या कर रहे हैं, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। फिर कह रहा है प्रश्न में कि जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी संख्या है, बहुत अच्छे से सुनो, जो बड़ी संख्या है वो छोटी वाली की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या है x, फिर 3 गुना, और यह है छोटी संख्या। यानी सर हम समझ गए कि x बराबर आ गया 3y। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 का मान उठा करके इसमें रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद किसका आंसर आएगा, अगर आप रखोगे तो y का वैल्यू आएगा। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक, और मुझे बताओगे कि भैया y का मान क्या होगा। ये जो भी बच्चे का कमेंट सही होगा उसको हमारी तरफ से उसकी कमेंट के ऊपर हार्ट दे दिया जाएगा, और वो हार्ट आपके पास एक मेल भी आएगा कि भैया शिवम सर ने हमको अपना दिल भेजा है, ठीक है, गिफ्ट में। तो ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक, ये आपको मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक, कि भैया इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अब मैं इस क्लास को एंड करूंगा। अभी हमारे पास देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी, लेकिन बचे हुए सवालों को हम एक और क्लास में हम लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे, तब आप कमेंट करके लिखना, सर अगर ये कमेंट हमारे पास 1000 आई कि सर इसका हम चाहते हैं कि आप एक और लेक्चर लेकर के आओ, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा कि क्या आप पार्ट 2 चाहते हैं, क्या आप पार्ट 2 चाहते हैं, जिसमें हम क्या क्या कर लें, कर लें, बहुत अच्छे से सुन लो। पार्ट 2 में हम कुछ MCQ कर लें, है ना, कुछ हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, कुछ हम लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, ठीक, क्या आप ऐसा चाहते हो? और अगर आप ऐसा चाहते हो कि कुछ हम MCQ कर लें, कुछ हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, कुछ हम लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। एक बार फटाफट से बता दो, चाहते हो ना? अगर चाहते हो तो कमेंट करना, यस नहीं लिखना प्रॉपर, हाँ सर हम चाहते हैं कि आप इसका पार्ट 2 लाएं, ठीक। चलिए, तो पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जाने से पहले एक बार बता देता हूं कि 15 जून तक ऑफर है, और 15 जून तक ऑफर है, कृपया इस ऑफर का फायदा उठाएं और ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप के ऊपर आप शक्ति बैच को जरूर ज्वाइन कर लें, अन्यथा मौका चला जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। आपको फिर हिंदी में गद्यांश पद्यांश सारे कैसे करोगे, इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे, सोशल साइंस में क्वेश्चन आंसर कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट्स को कैसे बिल्ड करोगे, मैथ्स में एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कैसे करोगे, आपको पेपर्स कैसे मिलेंगे। आज ही मैंने राज भैया को पेपर दे दिए हैं, 15 तारीख को पेपर अपलोड हो जाएंगे। शक्ति बैच के बच्चे बहुत ध्यान से सुन लें कि 15 तारीख को उनके सारे पेपर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी के लिए टोटल 30 से 35 पेपर अपलोड कराएंगे, और जिनको सॉल्व करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कैसे उनको सॉल्व करना है वो हम बताएंगे आपको, ठीक। तो 15 तारीख को मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, पांचों सब्जेक्ट के पेपर्स अपलोड हो जाएंगे। आज ही मेरे द्वारा कंप्लीट करके राज भैया को दिया गया है, तो राज भैया अब अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय, ठीक है ना, थैंक यू सो मच। हाँ, अरे ऐसे आंसर मत बताओ भाई, है ना, अच्छा लगा, तुम लोग बहुत प्यारे हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक। हाँ अच्छा,
कल शाम को क्या होने वाला है मैं अभी लिख करके बता दूं। कल शाम को क्या होने वाला है, और तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो। कमेंट नहीं करोगे ना, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, फिर छोड़ दूंगा पढ़ाना भाई, है ना। देखो अगर कमेंट नहीं करोगे भाई, देखो कल शाम को हम लोग करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तैयार रहना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर को, जो अभी उसके कुछ भाग बाकी हैं वो कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। हम अभी उसमें 8-9 लेक्चर कर चुके हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, डिटेल में आता है, यहीं से 10-12 नंबर कवर हो जाते हैं। तो कल शाम को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।